हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 1 मैं पहले करा चुका हूं। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है कंप्यूटर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10% जो सिलेबस है वो कंप्यूटर का असाइन किया गया है। जितने भी हरियाणा के अभी 61 ग्रुप के जो एग्ज़ाम होंगे, आगे कुछ ग्रुप्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बाकी के जितने भी 61 ग्रुप में से बाकी के बचे हुए हैं उनके एग्ज़ाम आगे होंगे। तो सभी में 10% जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन है। और 10% यानी कि 9 to 10 क्वेश्चंस ये लगा के चलो कि कंप्यूटर के आएंगे ही आएंगे। 20% आप सभी को पता है कि हरियाणा जीके और मैथ रीजनिंग के लिए है और करंट अफेयर के लिए। बाकी जो 70% है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो दोस्तों, बीच में मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि कई दिनों के बाद सर आए हो। देखिए, मुझे ऐसी वैसी वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है कि झूठी खबर मैं फैलाऊं, किसी भी खबर के लिए मैं वीडियो बना दूं। बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी एग्ज़ाम शुरू है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि HTTPS ये क्वेश्चन यहाँ पे एक लिखा हुआ ना, ये H है, HTTPS। ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी मैंने कराया था। तो इसमें सीधा सीधा सी बात क्या है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो S मीन्स दोस्तों सिक्योर। ये मैंने लास्ट वीडियो में इस पर मैंने इम्पैक्ट किया था कि S का मतलब सिक्योर आपने याद रखना है, सीक्वेंस नहीं होता। और यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता। ये दो चीज़ें आपको याद रखें कि यहाँ सीक्वेंस नहीं होता, यहाँ ट्रांसमिशन नहीं होता। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, लास्ट में क्या लगता है, सिक्योर। इसी के साथ मैंने एक चीज़ बताई थी HTML, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रिंटर प्राचीनतम प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है और यह एक समय पर एक करैक्टर प्रिंट करता है। करैक्टर क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया कि A या Z या P, ये क्या है, ये एक करैक्टर है, अपने आप में एक अलग करैक्टर है, इंडिविजुअल करैक्टर है। डैश प्रिंटर यूजेस द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड इट प्रिंट्स वन करैक्टर एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही करैक्टर प्रिंट करता है। दोस्तों, प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी आंसर देने में। तो देखिए, आपने कहीं भी किसी भी किताब से यदि प्रिंटर के बारे में कुछ पढ़ा हो तो क्या पढ़ा होगा आपने, प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट को आप नाम से ही ध्यान रखेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे दीवार पे मुक्का मार दिया, वो मुक्के का और दीवार का क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। मुक्के का दीवार के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। जैसे हथौड़ा मार दिया किसी मेटल के ऊपर, तो हथौड़े का मेटल पे इम्पैक्ट हुआ। यानी कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट होना, किसी चीज़ का टकराने के बाद यदि कोई अक्षर छपे तो उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस प्रिंटर में क्या होता है, टकराता है, हेड क्या होता है, हेड कागज़ के ऊपर टकराता है और उसके ऊपर जो भी करैक्टर होता है वो उस पर प्रिंट हो जाता है। तो भी देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला टाइप होता है करैक्टर प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर। दूसरा टाइप होता है लाइन प्रिंटर। नाम से ही क्लियर है। देखिए, आपको इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सा प्रिंटर कैसे होता है, लेकिन अगर आप एक चार्ट बनाओगे इनके नाम से ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। देखिए क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर में करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर में एक बार में एक करैक्टर टाइप होगा, एक बार में एक करैक्टर। और लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन टाइप होगी पूरी की पूरी। तो तेज कौन सा हुआ, लाइन प्रिंटर हुआ। इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि एक लाइन प्रिंट कर रहा है एक टाइम में और ये एक करैक्टर प्रिंट कर रहा है। तो करैक्टर प्रिंटर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। अब देखो, डी और एम, और डी के बाद एम को उल्टा कर दिया, तो ये दोनों के दोनों एक जैसे से हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, करैक्टर प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, तो द ड्रम प्रिंटर, एक होता है चैन प्रिंटर, एक होता है बैंड प्रिंटर। अब ये ड्रम, चैन और बैंड, इन तीनों को आप लाइन प्रिंटर में याद रखोगे। ड्रम के ऊपर, चैन के ऊपर और बैंड के ऊपर एक एक लाइन होती है पूरी की पूरी, वो जो कागज़ के ऊपर प्रिंट होती है। अभी
दूसरी तरफ देखिए कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि देखिए ये ड्रम है, चैन है, बैंड है, ये सारे के सारे कागज़ पे इम्पैक्ट करते हैं। करेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील ये भी कागज़ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट में इम्पैक्ट नहीं करता जो प्रिंटर वो कौन सा है, पहला होता है इसमें लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर नाम से ही क्लियर है कि ये लेज़र के साथ प्रिंट करता है, तो लेज़र प्रिंटर हुआ। दूसरा कौन सा हुआ, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट यानी कि इंक का जेट यानी कि स्प्रे करता है कागज़ के ऊपर इंक को, और उससे क्या करता है वो टाइप कर देता है, वो इंकजेट प्रिंटर हो गया। और एक और होता है अलग से प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर देखिए ये लेज़र मारता है कागज़ के ऊपर, ये इंक को एक जेट की तरह स्प्रे करता है कागज़ के ऊपर। थर्मल प्रिंटर में ऐसा नहीं होता, ये अलग ही टाइप का प्रिंटर है, इसमें हीट का प्रयोग होता है। हीट का प्रयोग होता है यानी कि ताप का, या आप उसमें बोल सकते हो, उसका प्रयोग होता है। ये ताप के द्वारा क्या करता है, कागज़ पे अक्षर प्रिंट करता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, एटीएम में। थर्मल प्रिंटर एटीएम में, और जो बस वगैरह में टिकट लेते हो उससे जो टिकट निकलती है वहाँ भी थर्मल प्रिंटर एक प्रकार से। तो और उन पे क्या होता है, जो टिकट मिलती है या एटीएम की जो पर्ची होती है उसमें कुछ टाइम के बाद क्या होता है वो अक्सर उड़ भी जाते हैं। तो थर्मल प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है वो परमानेंट भी नहीं होती, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भी देखिए इतनी जो मैंने बातें बताई, इससे आपको एक ग्राफ मिला होगा, एक चार्ट मिला होगा प्रिंटर्स का, तो आप अलग अलग सभी प्रिंटर्स को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि प्राचीनतम प्रिंटिंग तकनीक का एक प्रयोग करता है कौन सा प्रिंटर। तो प्राचीनतम प्रिंटर सीधा सीधा सा है कि करेक्टर प्रिंटर पूछा है, तो करेक्टर प्रिंटर तो है दो, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। इसमें से भी प्राचीनतम कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स। पहले डॉट मैट्रिक्स आया था, फिर डेजी व्हील आया था। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एक व्हील होता है, पहिए के आकार का होता है, ऐसे ऐसे करके उस पर ये होता है, और जो ये ताड़ियाँ सी होती है ना, ये वाली, इस पर क्या होता है, करेक्टर होता है, और ये करेक्टर को प्रिंट कराती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों को दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है। दोस्तों जहाँ भी आपको दिखे सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग आप कंप्यूटर यदि चलाते हो तो वहाँ पे भी आप कई बार जैसे डाटा है आपके पास, कोई इमेज है, तो आप उसको करते हो सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय टाइम भी हो सकता है, सॉर्ट बाय मॉडिफाई भी हो सकता है, सॉर्ट बाय साइज भी होता है, सॉर्ट बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है। तो सॉर्ट करना यानी कि छांटना। अभी आपके पास जैसे कोई डाटा है 1 3 5 4 9 10 12 ऐसे कोई संख्याएं हैं आपके पास, और आपको बोला गया कि इनको सॉर्ट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यानी कि जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के जितने तरीके होते हैं, आप किन किन तरीक़ों से सॉर्ट कर सकते हो, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग बोला जाता है। अब जैसे अदला बदली, अदला बदली, तो आप इसको अदला बदली को बबल सॉर्ट में याद रखोगे, बदल को कैसे याद रखोगे, बदल को याद रखोगे बबल से, बदल बबल, इनको एक साथ याद रखोगे। अदला बदली यानी कि जैसे 1 को 3 से बदल दिया, 3 को 5 से बदल दिया। अभी जैसे पहले तो 1 है, फिर 3 है, ये 3 तो इससे बड़ा ही है, 5 भी इससे बड़ा है, फिर 4 है, इनको बदल दिया क्योंकि ये आपस में, ये 5 बड़ा है ये छोटा है, बदल दिया इनको, 4 को इधर कर दिया, फिर 4 आया, 3 आया, 3 तो बड़ा ही है, 4 भी बड़ा है, फिर 9 आया, 9 भी बड़ा है, 10 है, 10 भी बड़ा है। तो क्या हुआ, यहीं पे अदला बदली करनी थी, तो यहाँ पे अदला बदली करके ये सॉर्टिंग हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये तो हो गया बबल सॉर्ट। एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे पहले ये सिलेक्ट कर लिया, रख दिया यहाँ पे 1, फिर 3 सिलेक्ट कर लिया, फिर 3 यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ से 5 नहीं सिलेक्ट किया, 4 कर लिया, यहाँ पे रख दिया, फिर 5 सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे रख दिया, फिर 9 सिलेक्ट कर लिया, 10 सिलेक्ट कर लिया, 12 सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्शन सॉर्ट हो गया। इंसर्शन सॉर्ट में इंसर्ट करना है, जैसे 1 3 5 4 ऐसे है, 4 को उठा लिया यहाँ से, 3 और 5 के बीच में इंसर्ट कर दिया, तो ये होती है इंसर्शन सॉर्ट। ये सारी की सारी क्या होती है, सॉर्टिंग, यानी कि छांटने छटाई का तरीका होता है, एक प्रकार से उसको अरेंज करने का तरीका होता है। तो बबल को आप कैसे याद रखोगे, बबल को बदल से आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेज से गंतव्य पता एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए
और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डाटा पैकेट्स and looks it up in a table to see where to send the packet and send signals only to selected device। केवल selected device पे। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो हब और दूसरा स्विच। ये सभी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है दोस्तों। हब और स्विच क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। इसके अलावा कुछ और नेटवर्किंग डिवाइस भी है, जैसे रिपीटर है, मोडम है, ब्रिज है, ब्रिज के अलावा गेटवे है, फायरवॉल, राउटर है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग डिवाइस है। अभी हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एड्रेस को, निर्धारित एड्रेस को देखती है और उन्हीं एड्रेस पे ही क्या करती है, डाटा को भेजती है, पैकेट्स को भेजती है। तो दोस्तों हब और स्विच दोनों यही काम करती है। हब तो क्या करता है, सभी एड्रेस पे भेज देता है, जिसका होगा वो ले लेगा, जिसका एड्रेस जिसका वो जो डाटा है वो नहीं होगा, पैकेट्स जिसके नहीं है वो नहीं लेगा। हब तो ये काम करता है। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच करता है ये काम कि सिलेक्टेड डिवाइस पे ही भेजेगा। वो काम कौन करेगा, वो स्विच करेगा, सिलेक्टेड डिवाइस पे भेजेगा, ओनली सिलेक्टेड डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हुआ, स्विच हुआ। स्विच को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोल देते हैं, या स्मार्ट डिवाइस भी बोल देते हैं। इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं इसको। ये इंटेलिजेंट है, ये सिलेक्टेड डिवाइस पे ही क्या करता है, पैकेट्स को भेजता है। इसके अलावा आपको रिपीटर के बारे में पता होना चाहिए। रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को। क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को रीजनरेट करता है। बहुत ज़्यादा दूरी तक यदि सिग्नल भेजना है तो वो वीक पड़ जाता है। ये रीजनरेट, बीच में रिपीटर लगा देते हैं, ये सिग्नल को रिपीट करता रहता है, रीजनरेट करता रहता है। मोडम क्या करता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन इसका काम होता है। जहाँ पे भी आप कंप्यूटर वगैरह में कहीं पे आपने ब्रॉडबैंड लगवाया तो वहाँ पे एक मोडम ज़रूर लगता है, जो कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का काम करता है। फिर देखिए ब्रिज क्या काम करता है, सेम नेटवर्क और सेम प्रोटोकॉल के जो दो नेटवर्क है ना, जैसे ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, और इनका प्रोटोकॉल सेम है, तो उन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, ब्रिज। और गेटवे क्या करता है, गेटवे कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, इनके प्रोटोकॉल डिफरेंट है। प्रोटोकॉल जैसे ये इसका प्रोटोकॉल अलग है, इसका प्रोटोकॉल अलग है, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, इनको जोड़ने का काम करेगा गेटवे। राउटर क्या करेगा, पैकेट को रूट करता है, ये रूट बताता है कि पैकेट को किस रूट से भेजा जाना है, तो इसलिए इसका नाम राउटर पड़ा। दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें क्यों ऐसे बता रहा हूँ, ये आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो डेफिनेशन किताबों में लिखी रहती है उनसे अक्सर चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं आसान भाषा में चीज़ों को आपको बताता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने यानी कि आउटपुट के काम आते हैं। एक प्रकार से क्या पूछा है, आउटपुट डिवाइस पूछी है आपसे। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या करती है, हमें डाटा को शो करवाती है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर देखिए अभी हमने प्रिंटर पढ़ा, प्रिंटर एक छोटा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए होता है, जैसे A4 के साइज़ पेपर होते हैं, थोड़े इससे बड़े भी प्रिंट कर देता है। लेकिन एक बड़े नक्शे या बड़े बड़े जो बैनर होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का काम, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर काम में लिए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। बार कोड स्कैनर, अभी बार कोड आपने देखे होंगे, पैकेट्स पे ऐसे ऐसे करके लाइंस लगी होती है, कई बार आपने देखा हो, कोई मोटी लाइन कोई पतली लाइन ऐसे, ये बार कोड होता है उसके ऊपर। अब इस बार कोड को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस होती है बार कोड स्कैनर, तो वो क्या करेगी, वो डिवाइस इसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजेगी, तो अंदर भेजेगी तो इनपुट डिवाइस हुई, तो ये बार कोड स्कैनर क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं हुई। लेज़र प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, अब ये ऑप्टिकल करैक्टर जो रीडर है ये भी कौन सी डिवाइस हुई, इनपुट डिवाइस हुई, रीड कर रहा है, रीड करके कंप्यूटर के अंदर भेजेगा। प्लॉटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर
आउटपुट डिवाइस है। इंकजेट प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। अब स्कैनर क्या करता है, प्रिंटर के ऊपर एक स्कैनर होता है, या स्कैनर अलग से भी आता है, उसके ऊपर हम कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं और वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके ये कंप्यूटर के अंदर भेजता है। तो यानी कि ये आउटपुट डिवाइस ना होगी, ये इनपुट डिवाइस हुई, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर हमें डाटा शो करवाता है। इंकजेट प्रिंटर भी डाटा शो देता है हमें निकाल के, प्लॉटर भी देता है। तो आउटपुट डिवाइस हुई ये तीनों। ऐसे क्वेश्चन में आप कई बार क्या करते हो, दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और आप उस पर निशान लगा देते हो। ऐसे क्वेश्चन में सभी के सभी जब राइट होते हैं तभी आप आंसर देते हो। तो इसमें सभी आउटपुट डिवाइस है, तो इसको आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा संरूपण के लिए उपयोग होता है। कंप्यूटर के सही रखरखाव और संरूपण यानी कि कंप्यूटर के मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल। देखिए ये तीनों चीज़ें कौन करता है, ये सिस्टम यूटिलिटीज़ करती है। सिस्टम यूटिलिटीज़। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ होती क्या है, दोस्तों, सिस्टम यूटिलिटीज़ होती है, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये काम करते हैं, मैनेजमेंट करने का, मेंटेनेंस करने का, कंट्रोल करने का। अब इनके आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे एंटीवायरस है, वो एक सिस्टम यूटिलिटी बोला जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही अगर एंटीवायरस है तो, ठीक है। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर वो भी क्या करते हैं, वो भी सिस्टम यूटिलिटी का काम करते हैं। डिस्क टूल जो होते हैं, डिस्क टूल ये भी सिस्टम यूटिलिटीज़ का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि अभी देखिए इंटरनेट बैंकिंग ऐसी कोई चीज़ें आई तो सुरक्षा का जो मामला है वो सामने आता है। तो ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। पासवर्ड आप चाहते हो कि नीचे जो कीबोर्ड नीचे रखा हुआ है उस पर कीज़ है, आप उस पर टाइप करोगे, एक तो आपके फिंगरप्रिंट के निशान आ सकते हैं, दूसरा कोई साइड में बैठा तो वो आपको देख सकता है कि आप क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हो। अब स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, बैंकिंग वाली साइट्स क्या करती है, जब पासवर्ड भरना होता है, ओटीपी भरना होता है, तो स्क्रीन के ऊपर एक विंडो खुल जाती है, उसमें कीबोर्ड आ जाता है और हम उससे ही क्या कर सकते हैं, पासवर्ड भर सकते हैं उस पर माउस के द्वारा। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से है, सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने के लिए सहायक है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी ये बताया था। अब आपने GUI और CUI दोनों को अपने एक साथ याद रखना है। G से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और C से करैक्टर और यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, ऐसा एक स्क्रीन जैसे इंटरफेस क्या है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा यूज़र और कंप्यूटर के बीच में तालमेल स्थापित होता है, तो वो क्या हुआ, वो इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। अभी देखिए इनपुट यूनिट क्या होती है, इनपुट यूनिट जिन डिवाइसेस को मिलाकर, यानी कि सभी डिवाइसेस, उनको एक यूनिट बोल देंगे हम, जिनसे हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, तो वो इनपुट यूनिट हुई सारी की सारी। स्टोरेज यूनिट भी जिनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। CPU ये भी क्या होता है, कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन प्रोजेक्टर कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता। तो प्रोजेक्टर होता क्या है, प्रोजेक्टर होता है जिससे हम एक बड़े पर्दे पर, प्रोजेक्टर से क्या करते हैं, प्रोजेक्टर चलाकर हम एक बड़े पर्दे पर पूरे पे क्या ले सकते हैं, स्क्रीन को ले सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप तो छोटी स्क्रीन होती है उसके अंदर, लेकिन अगर प्रोजेक्टर लगा के हम लैपटॉप को जोड़ें तो प्रोजेक्टर एक बड़ी स्क्रीन पर उसको शो कर सकता है। तो ये जो मूवीज़ वगैरह देखते हो ये सभी प्रोजेक्टर का ही खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, www पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज डैश के रूप में जाने जाते हैं। द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन द www आर नोन एज। देखिए दस्तावेज जब आए तो यानी कि पेजेस। अब हाइपर टेक्स्ट यानी कि अभी मैंने बताया था HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये ऐसी लैंग्वेज है जो हाइपर टेक्स्ट को लिखने में मदद करती है। और हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं, वेब पेज। यानी कि वेब पेजेस को लिखने में कौन सी लैंग्वेज को यूज़ होती है, HTML यूज़ होती है। अभी HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट यानी कि वेब पेज, इसका आंसर हुआ वेब पेज।
तो क्या हुआ यहाँ पे www पर हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज डैश के रूप में जाने जाते हैं, वेब पेजेस के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो ना, जैसे आपने कोई एक वेबसाइट खोल ली www.hssc.gov.in, ये एक वेबसाइट आप खोलोगे ना, जैसे ही वेबसाइट खोलोगे तो सबसे पहले जो पेज आपके सामने आएगा वो होगा होम पेज। कौन सा होगा? होम पेज, ये वाला जो होम पेज है। वेबसाइट यानी कि जो वेबसाइट हमने खोली है, ये हमने क्या भरा? यूआरएल है ये। इस यूआरएल को भर के हमारे पास वेबसाइट सामने आई, और वेबसाइट पे जो पहला पेज होगा वो होगा होम पेज। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम पब्लिक नोटिस देखते हैं, कोई रिजल्ट आया वो देखते हैं, नेक्स्ट पेपर की डेट देखते हैं। जैसे हमने कोई पब्लिक नोटिस पढ़ना है तो वहाँ पे लिंक होता है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज खुलता जाएगा, ऐसे क्लिक करते जाएंगे। तो ये जो लिंक होता है ना इसके ऊपर, यही होते हैं हाइपर लिंक्स। ये क्या होते हैं? ये हाइपर लिंक होते हैं। यानी कि वेबसाइट के ऊपर होम पेज, और होम पेज से हम जैसे दूसरे पेज पे जाएंगे तो हाइपर लिंक के थ्रू जाएंगे। कई बार नोटिस के अंदर भी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, वो भी हाइपर लिंक होता है। और फिर आगे उसके होम पेज के बाद जितने भी पेज खुलते हैं वो सभी वेब पेजेस होते हैं। जितने पेज हम खोलते हैं, जैसे यहाँ से नोटिस खोला हमने तो नोटिस का पेज खुला तो वो एक वेब पेज है, ये होम पेज है, बाकी के सारे वेब पेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में प्रत्येक वर्कबुक में डैश वर्कशीट होते हैं जिसे शीट टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ईच वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 कंटेन्स डैश वर्कशीट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय शीट टैब्स। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए 3 इसका आंसर है। जैसे ही हम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं ना, यहाँ पे आपको मिलती है 3 शीट, 1 2 और 3, ऐसे S1 S2 S3 ऐसे करके होता है। हम इस पे काम करते हैं, जैसे ये शीट है सारी सारी, इसमें कॉलम और रो बने होते हैं ऐसे, तो हम इस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं और हमें एक नई शीट की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे क्लिक करके दूसरी शीट खुल जाएगी बिल्कुल फ्रेश, यहाँ से तीसरी शीट भी खुल सकती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 आती है, इसके आगे प्लस का निशान होता है, फिर प्लस करके हम कितनी भी आगे बना सकते हैं और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का अर्थ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख सकते हैं, अभी देखिए 2 वीडियो मैंने बनाई है तो तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FCFS स्टैंड्स फॉर। FCFS क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ये होता है इसका मीनिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यहाँ पे इस ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में क्या है? फास्ट है, फास्ट नहीं होता, यहाँ पे फाइल गलत लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व्ड, यानी कि पहले जो डेटा आया पहले उसी को हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं या सर्व कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, जैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, पहले हम जिसकी जो भी हमने पहले इन्फॉर्मेशन डाली है उसी का हमें रिजल्ट पहले मिलता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट एक प्रस्तुति बनाने के लिए स्क्रीन दृश्यों की एक श्रेणी उपलब्ध कराता है। ये है पावर पॉइंट प्रोवाइडेड ए रेंज ऑफ स्क्रीन व्यूज़। स्क्रीन व्यूज़ यानी कि कितने तरीक़ों से हम स्क्रीन को देख सकते हैं पावर पॉइंट की, वो चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें देखिए स्लाइड सॉर्टर भी व्यू होता है स्क्रीन को देखने का, और नॉर्मल व्यू भी होता है। तो A और C दोनों ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि B यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। और भी व्यू होते हैं लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लाइड सॉर्टर और नॉर्मल दोनों ही है, तो आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 में डैश संपूर्ण दस्तावेज को चुनने की शॉर्टकट की है। संपूर्ण दस्तावेज यानी कि सेलेक्ट ऑल, अगर हम कहें कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम Ctrl+A लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल। अभी देखिए सिलेक्ट ऑल हम करते हैं, सिलेक्ट ऑल बोल रहा है, तो सिलेक्ट ऑल के लिए हम Ctrl+A। आप सोच सकते हो सिलेक्ट के लिए S आएगा, Ctrl+S, लेकिन S किसके लिए है? सेव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सूचना को एक व्यवस्थित आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है जो सेल की पंक्तियों और स्तंभों का ग्रिड के रूप में दर्शाता है, यानी कि दैट डिस्प्लेज टेक्स्ट इन ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी देखिए रोज कौन सी होती है? ऐसी ये रो होती है, ऐसे करके ये रोज होती हैं, और ऊपर से नीचे जो आएगी चीज़ें वो क्या होती है? वो कॉलम होती है।
अभी जब हम रोज़ और कॉलम का एक ग्रिड बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या दिखता है कि क्या बनता है, तो ये क्या बना, एक टेबल बन गई ना, एक क्या बन गई, टेबल बन गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेबल हो जाएगा। चार्ट क्या होता है, चार्ट आप सभी को पता है क्या होता है, चार्ट पे डिफरेंट चीज़ें दर्शाई जाती है अलग अलग तरीक़ों से, वो चार्ट होता है। चार्ट भी कई टाइप के होते हैं, पाई चार्ट होता है जैसे। फिर पिक्चर, अलग से इमेज कोई दर्शाना। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में टाइटल को डब्ल्यू से ऐसे वर्ड आर्ट लिखा होता है ना, बड़ा सा डब्ल्यू लिखा होता है, वो उससे क्या करते हैं, टाइटल को डिज़ाइनिंग वे में लिखने के लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में प्रवेश करने कुछ बाहरी कनेक्शन को रोकती है। अभी ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था फायरवॉल। फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल एक नेटवर्क जो हम जोड़ते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, इसको आप याद रखना। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। जब नेटवर्क से कोई चीज़ जुड़ती है, जैसे हमारा पीसी वगैरह जब नेटवर्क से जुड़ता है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि उसको, कंप्यूटर को वो ख़राब कर दे। तो आउटसाइड की जो चीज़ें हैं जब कनेक्शन में, उनको एंटर करने से कौन रोकेगा, फायरवॉल। एक प्रकार से देखिए, वॉल से आप याद रखो इसको, दीवार खड़ी कर दी, यानी कि बाहर से कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ नहीं आने देता, कौन, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर कानून की शब्दावली में DOS का मतलब, इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी DOS मीन्स। दोस्तों इसका राइट आंसर है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे एक्सेस डिनाइड, आपने कई बार समझा होगा, पढ़ा भी होगा कि एक्सेस डिनाइड आ जाता है कई बार। अभी ये क्या है, ये एक एक्सेस डिनाइड, ऐसे हम अगर रॉन्ग पासवर्ड भरे किसी चीज़ में तो तब तो एक्सेस डिनाइड आएगा ही। लेकिन कई बार क्या होता है साइबर कानून में, यानी कि साइबर क्राइम में जब चीज़ें होती है, तो जैसे हमारे पास कोई साइट है और उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसका हमारे पास एक्सेस भी है, अगर पासवर्ड रॉन्ग भरेंगे तो एक्सेस डिनाइड होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे पास एक्सेस होता है और उसके बाद भी कोई थर्ड पार्टी उसको हैंग कर लेती है साइट को, और हमें उससे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जो चीज़ें होती है ना, उनमें जब इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उससे क्या होता है, उनका लाखों का फ़ायदा होता है उस इन्फॉर्मेशन से, या उन्होंने कहीं चीज़ भेजनी होती है, और जब उस इन्फॉर्मेशन को लेने की सोचते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी के द्वारा हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर करने की वजह से वहाँ पे उनको वो सूचना नहीं मिल पाती, और क्या आ जाता है, सर्विस DOS आ जाता है, कि डिनाइल ऑफ सर्विस आ जाता है। DOS से आ जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस, वो सर्विस को डिनाई कर देता है। अभी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उनको आगे काम करना है, तो हो सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उनको लाखों का नुकसान हो जाए। अभी ये क्या करता है, थर्ड पार्टी जिसने इसको हैक किया है, वो जो डिनाइल करवा रहा है सर्विस को, वो बोलता है कि मेरे को 50,000 रुपये दे दो या 1 लाख रुपये दे दो तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो साइबर क्राइम एक प्रकार से शॉर्टकट वे से पैसा कमाने का, जो पढ़े लिखे जो हैकर हैं उनका ये काम है आजकल। तो क्या करते हैं, फिर ये इसको सोचते हैं कि लाखों के नुकसान से बेटर है कि इसको पैसे दे दे, फिर वो उसको मजबूरी में पैसे दे देते हैं और इसकी कमाई हो जाती है, इसको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर इनके पास टाइम हो तो वो क्या करते हैं, साइबर जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, शिकायत कर देते हैं और फिर ये पकड़ा भी जाता है। लेकिन जो इनको पता है कि कम टाइम है और शिकायत करने जाएंगे तब तक तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो ये मजबूरी में पैसा दे भी देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चलो पैसा तो दे देंगे लेकिन ये फिर शिकायत तो ज़रूर करेंगे, फिर ये पकड़ा जाएगा। पकड़े तो ये ज़रूर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार ये फ़ायदा भी उठा जाते हैं। रॉन्ग वे है पैसा कमाने का, लेकिन ऐसा चलता है लाइफ में, सभी टाइप के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश जितना छोटा होगा मॉनिटर पर दर्शाए जाने पर प्रतिबिंब उतना स्पष्ट होगा। अभी देखिए क्या होता है, ये डॉट पिच होता है, डॉट पिच। डॉट्स जैसे अखबार वगैरह आपने पढ़ा है ना, उसमें अक्षर क्या होते हैं, वो डॉट 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 से बने होते हैं वो सारे अक्षर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ ओ, लिख दूँ ऐसे करके, ऐसे कर दिया, अभी मैंने अपनी तरफ से ये ओ लिखा है लेकिन आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और डॉट भर दूँ इसके बीच में, और बहुत सारे डॉट्स भर दूँ, तो क्या होगा, उन डॉट्स के, बहुत सारे डॉट्स की वजह से आपको ये थोड़ा थोड़ा क्या दिखने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये क्लियर सा दिखने लग जाएगा। तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि भी जितने ज़्यादा डॉट्स उतनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर।
तो डॉट पिच जितनी ज़्यादा होगी पिक्चर उतनी ही ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। अभी देखिए पहले से थोड़ा आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यही है किसका कमाल, डॉट पिच का कमाल। तो डॉट्स जितनी ज़्यादा होंगी प्रतिबिंब या फिर जो इमेज है, जो इमेज डिस्प्ले हो रही है वो उतनी ही स्पष्ट होगी। तो ये चीज़ नहीं होती, इसमें डॉट पिच का कमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमोस डैश के लिए आता है। सीमोस की फुल फॉर्म पूछिए सीधी सीधी। तो सीमोस की फुल फॉर्म होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अभी देखिए इसमें कैथोड है, ये ऑप्शन गलत है। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑपरेटिंग गलत हो गया, कैथोड भी गलत हो गया, तो यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सही इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक प्रस्तुति है जिसमें कस्टम फॉर्मेटिंग फॉन्ट, एक रंग योजना, पाठ्य ग्राफिक, एनिमेशन और अन्यों के लिए स्थान धारक के साथ पावर पॉइंट मास्टर्स होता है। डैश इज ए प्रेजेंटेशन कंटेनिंग पावर पॉइंट मास्टर्स विद कस्टम फॉर्मेटिंग फॉन्ट, कलर स्कीम, प्लेस होल्डर फॉर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड सो ऑन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई फ़ोटो वगैरह बनानी है, कोई रिज्यूमे बनाना है, या हमें कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, उसके लिए क्या करते हैं हम, जब कोई भी ऐप वगैरह खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, उसमें कुछ टाइटल होता है, कुछ उसमें कलर स्कीम भी होती है, उसमें फूल पत्ती लगी होती है, सारी चीज़ें। चाहे तो हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें एनिमेशन वगैरह चीज़ें होती है, उनमें बस हम क्या करते हैं, फिर अपना नाम यहाँ पे लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और हो गया तैयार। तो यानी कि टेम्पलेट या एक बनी बनाई चीज़ है जिसमें पहले ही सारी चीज़ होती है और पावर पॉइंट मास्टर के साथ होता है वो, तो उसको हम टेम्पलेट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश सीपीयू में उच्च गति भंडारण इकाइयाँ हैं परंतु भंडारण क्षमता न्यूनतम है। अभी गति उच्च जिसकी है और भंडारण क्षमता न्यूनतम, यानी कि हाई स्पीड स्टोरेज एंड लिस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, तो वो होती हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर देखिए ALU तो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो मेमोरी स्टोर तो करता नहीं, ये तो लॉजिक यूनिट है एक प्रकार से, ये कंट्रोल यूनिट होता है। तो मेमोरी कौन सी है इसमें से, अगर आपको ये पता ना कि ये दोनों मेमोरी नहीं होती, एकमात्र मेमोरी यही है, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर्स है ना, इनकी स्पीड सबसे हाईएस्ट स्पीड की मेमोरी होती है ये, और इनकी कैपेसिटी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है। आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है। जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर इनकी प्रेजेंस होती है। तो इनके बारे में और मैं अगर कुछ चीज़ें बताऊँ तो ये क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डाटा आता है, एक बिट डाटा, तो ये फ्लिप फ्लॉप के सेट होते हैं। ऐसे करके कई सारे एक एक बिट का जो स्टोरेज होते हैं ना, उनको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। और फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं, एक प्रकार से प्रोसेस के काम आते हैं जो लॉजिक गेट। तो इन चीज़ों को मिलाकर रजिस्टर बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को मिलाकर। और ये रजिस्टर कहाँ पे होते हैं, मदरबोर्ड में होते हैं। और ये यूज़ किस लिए होते हैं, ये कंप्यूटर की स्पीड को, ये जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड को तेज़ करने के लिए रजिस्टर्स का काम आता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतने दिनों के बाद मैंने वीडियो शुरू की है तो व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि क्या आपको इसमें कमी लगती है, मैं उसको भी इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। और चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।